मालिन की खूबसूरती के लाखों दीवाने हैं। इन्हीं दीवानों की फेहरिस्त में एक नाम है जो डिमाशियो। और मालिन में भी अपने लिए ऐसी दीवानगी पहले कभी नहीं देखी थी। हवा का एक झोंका आता है और उनकी वो सफेद वाइट ड्रेस हवा में उड़नी शुरू हो जाती है कि जो ने मार्लिन मोनरो के गाल पे तमाचा जड़ दिया। Couple of things. Couple of things. Couple of things. ऑलराइट, आइए जी आइए। इश्क प्यार मोहब्बत के हमारे आज के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वो लोग जो यहाँ पर आना चाहते हैं हमारे साथ में, हम एक अपना ईमेल आईडी देते हैं, उस ईमेल पे आप ईमेल कीजिए और आइए हमारी इस महफिल का हिस्सा बनिए। या फिर आप मेरी नज़र के सामने से गुजर जाइए। जैसे ये इनको मैंने देखा एक तरफ, ये कहीं अपने दोस्तों के साथ पार्क में घूमने आई थी, मेरी बास की नज़र इन पे पड़ी, मैंने कहा इस खींच लो पूरे के पूरे ग्रुप को। ग्रुप तो नहीं आए बट आप कॉलेज में, आप हमें कॉलेज में जैसे अगर अर्जी देनी हो कि भाई हम चाहते हैं कॉलेजेस में एक सब्जेक्ट लव का इनकॉर्पोरेट मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो उसका कुछ मेरे को बताना तरीका क्या है कि कैसे। सर आपका नाम क्या है? ओफो, माइक के बिना जो नहीं बोलते, बड़े पसंद है मुझे लोग। खा जाऊंगा माइक। बताओ। कृष्णा। ओहो क्या आवाज़ है। क्या करते हो भाई? होस्ट करता हूँ, वाह, वॉइस ओवर्स करता हूँ, अरे वाह क्या बात है। कविताएं लिखता हूँ, भाई, एक्ट करता हूँ। तो फिर आज तो फिर कुछ होना चाहिए। आज की शुरुआत आप ही कीजिए। बिल्कुल। अभी जैसे बात चल रही थी और आपने कहा था कि हम आई लव यू डायरेक्ट ना कह के किसी और तरह से हम किसी को प्रपोज करते हैं। मुझे चाय बड़ी पसंद है। अच्छा, तो मैंने लिखा था कि मुनासिब हो तो इश्क कह जाना, कि मुनासिब हो तो इश्क कह जाना, और अगर प्यार हो मुझसे तो मेरी चाय हो जाना। आय हाय, मेरी चाय हो जाना। कौन है अबे चाय लवर्स? कौन कौन है? और सब चाय वाले, कॉफी वाले नहीं है? अरे अच्छा, आप कॉफी वाले। चलिए, तो अच्छी शुरुआत। चाय रूठ जाती है तो आप कॉफी पे आ जाते हो। पार्टनर बदलने वाले समझ गया। चलिए जी, तो आज की प्रेम कहानी शुरू करें जी। देखिए, प्यार हो जाना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार। प्यार तो बड़ी आसानी से हो जाता है, उसमें क्या रॉकेट साइंस है। वो पेट में तितलियां, वो रातों की नींद हराम हो जाना, ये तो बड़ा आसान है। मुश्किल है प्यार निभाना। आज जो कहानी हम शुरू कर रहे हैं वो मैं एक कब्रिस्तान से शुरू करता हूं। जी बिल्कुल, कब्रिस्तान से। वहीं जाना है सबने एंड में, है ना? तो चुड़ैल की क्या बताऊं, अभी आपको मालूम चलेगा। चलिए, बात 1982 की है। कब्रिस्तान का माहौल है और उस कब्रिस्तान में एक लड़का अपने हाथ में 2 गुलाब के फूल लिए एक ग्रेव की तरफ बढ़ता जा रहा है। जाके वो उस कब्र के ऊपर वो दोनों गुलाब के फूल रखता है और उसके चेहरे पे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ इमोशनल नहीं है। वो 2 गुलाब के फूल वहाँ पे रखता है और वहाँ से चला जाता है। तो बड़ी ऑब्वियसली बात है कि उस लड़के का उस कब्र के साथ कोई इमोशनल रिश्ता नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे उसको किसी ने कहा है आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाके 2 गुलाब के फूल रख दीजिए। जब हम उस ग्रेव के पास जाते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि उस ग्रेव पे नाम लिखा हुआ है जिसकी वो कब्र है, और नाम लिखा हुआ है मार्लिन मोनरो। मार्लिन मोनरो यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त हॉलीवुड की एक्ट्रेस, अदाकारा, दुनिया की बेशुमार जो सबसे खूबसूरत औरतों में उनका नाम आता है। और वो लड़का जो वहाँ पे गुलाब रखने आया है, उसे किसी ने कहा है कि वहाँ पे जाके गुलाब रख देना। और ऐसा 1 या 2 बार नहीं, ऐसा 20 सालों से हो रहा है। 20 सालों से किसी के कहने पर मार्लिन मोनरो की ग्रेव पे 2 गुलाब के फूल हफ्ते में 2 बार निरंतर बार बार लगातार रखे जा रहे हैं। अब इसे समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। आपको लेके चलते हैं 1952 में।
मार्लिन मोनरो की उम्र उस वक्त करीब 26 साल की है, लेकिन इस उम्र के आते आते तक वो शोहरत की बुलंदियों को छूने लगी हैं। द राइजिंग ब्लॉन्ड बॉम्बशेल इस इमेज के साथ हॉलीवुड में अपना बहुत बड़ा नाम बना चुकी है मार्लिन। उन्हें इस दौर में वर्ल्ड्स मोस्ट डिजायरेबल वुमन कहा जाता है। मार्लिन की खूबसूरती के लाखों दीवाने हैं। आम लोग तो हैं ही फैंस, सेलिब्रिटीज के दिलों पे भी वो राज करती हैं, और इन्हीं दीवानों की फेहरिस्त में एक नाम है जो डिमाशियो। कौन है जो? जो अपने आप में एक बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन फिल्मों से नहीं, स्पोर्ट्स की दुनिया से। स्पोर्ट्स लेजेंड हैं जो। बेसबॉल प्लेयर, टॉल, हैंडसम, चार्मिंग और स्पोर्ट्स से जुड़ी पर्सनालिटी है, तो ऑब्वियसली उनके चार्म को और ज्यादा बढ़ाती है ये चीज। उनका करियर 13 साल का लंबा करियर बेसबॉल में हो चुका है और अब वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। प्रोफेशनल बेसबॉल अब नहीं खेलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी शोहरत आसमान छू रही है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है और मार्लिन मोनरो को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। सच है कि इस मरासिम का हाल लिखा है उसने, पर इस मुलाकात का जरिया कोई और है। जो पर मार्लिन से मुलाकात की चाहत इस कदर हावी हो जाती है कि वो अपने पब्लिसिस्ट से कहते हैं, आप हम दोनों के बीच में एक डिनर डेट ऑर्गेनाइज कीजिए। अब मार्लिन मोनरो से मुलाकात करना, वो भी जो और मार्लिन एक साथ, ये कोई आम डिनर डेट नहीं हो सकती। दोनों को पता है कि ये डेट मीडिया में धूम मचाने वाली है। मार्लिन पहले तो मना करती हैं, क्योंकि जो इमेज है वो एक बड़ी फ्लैशी न्यूयॉर्क स्पोर्ट्स कैसनोवा टाइप की इमेज है, लेकिन जो बार बार उनकी तरफ वो प्रपोजल भिजवाते रहते हैं और आखिरकार दोनों अमेरिकन आइकन्स की मुलाकात होती है। लेकिन ये तन्हाइयों से बहुत दूर, मीडिया के बीचों बीच ये मुलाकात होती है। जो किसी तरह से मार्लिन को वहां से तन्हाइयों में लेकर चले जाते हैं, एक लंबी ड्राइव पे, और वहां पर वो डिनर डेट जिसके लिए वो तड़प रहे थे, उस डिनर डेट पे वो मार्लिन मोनरो को बहुत स्पेशल फील कराते हैं। मार्लिन वाज फीलिंग सो नाइस, सो पैम्पर्ड, और दोनों एक दूसरे से बातचीत शुरू करते हैं। बातें पूरी रात बीत जाती है और बातों का सिलसिला खत्म नहीं होता। जो कि मार्लिन के साथ ये डिनर डेट बिल्कुल वैसी थी जैसी कि वो चाहते थे। बस फिर क्या था, दोनों को इतना अच्छा लगा कि उसके बाद उनकी बातों का और मुलाकातों का सिलसिला यूं ही चलता गया। मार्लिन अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में रहती थी और जो ईस्ट कोस्ट में। फासला मैप पे बहुत ज्यादा था, लेकिन दिलों के बीच कोई फासला नहीं था, और ये अफेयर एक ऐसा अफेयर था जो मीडिया के अंदर सुर्खियां बटोर रहा था। और उसके बाद आई वो न्यू ईयर्स ईव। 1953 न्यू ईयर्स ईव का मौका था। जो ने मार्लिन को प्रपोज किया, बोथ गॉट एंगेज्ड, और बहुत ही जल्द जनवरी 1954 द ग्रेटेस्ट गाय इन द वर्ल्ड एंड द ग्रेटेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड शादी के बंधन में बंध जाते हैं। हमारे शायरों के अंदाज में कहूं तो दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, बिल्कुल वैसे ही था ये मंजर। मिस्टर एंड मिस अमेरिका का नाम दिया गया इन दोनों को। शादी के बाद दोनों पहुंचते हैं हनीमून जापान में। हनीमून के बीच में मार्लिन को एक ऑफर आता है। यूएस की आर्मी मार्लिन को कहती है कि कोरिया में उनका एक ट्रूप है, आप वहां पे जाके उसके लिए परफॉर्म करेंगी। जो नहीं चाहते कि अभी हनीमून के बीच में वो वहां जाए, लेकिन मार्लिन मोनरो इस परफॉर्मेंस के लिए बहुत एक्साइटेड है और अपने हनीमून को बीच में छोड़कर वो 4 दिनों के लिए कोरिया पहुंचती हैं। वहां हजारों सोल्जर्स, फौजी लोग पागल हो जाते हैं मार्लिन मोनरो को देख के, और मार्लिन में भी अपने लिए ऐसी दीवानगी पहले कभी नहीं देखी थी। शो के बाद वो वापस आती हैं अपने हनीमून पे जो के साथ में, और इस शो की सक्सेस के एक्साइटमेंट को उनके सामने बयां करती हैं। लेकिन उनकी बातें सुनकर जो को अच्छा नहीं लगता। वो फौजियों की दीवानगी, और इसके बीच में मार्लिन एक ऐसी बात कह देती हैं जो उनके दिल पे एक चोट मारती है। मार्लिन कहती हैं, जो वहां पे मेरी फैन फॉलोइंग का दीवानापन ऐसा था शायद तुमने कहीं नहीं देखा होगा। जो खुद एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स आइकन थे, वो उनकी इस बात के जवाब में कहते हैं, मैंने देखा है बेसबॉल फील्ड के बीच में, मैंने कई बार ऐसा देखा है।
हनीमून के बीच में चले जाना और ऐसी बातों का आना, ये उनके बीच पहली दरार थी। टेंशन बढ़नी शुरू हो जाती है और झगड़ों का सिलसिला वहीं हनीमून से शुरू हो जाता है। जो तो संन्यास ले चुके हैं, वापस जाने के बाद मार्लिन मोनरो वापस अपने काम में बिजी हो जाती हैं, लेकिन अकेले घर पे बैठे बैठे जो के जहन में शक बुनने लगता है। उन्हें लगता है कि मार्लिन का बाहर कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है। 1955 मार्लिन मोनरो की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म का नाम था द 7 Year Itch। इसके एक सीन ने दुनिया भर में कोहराम मचा दी। सीन के दौरान मार्लिन मोनरो न्यूयॉर्क सिटी के एक सबवे से गुजर रही हैं और सबवे से गुजरते हुए हवा का एक झोंका आता है और उनकी वो सफ़ेद वाइट ड्रेस हवा में उड़नी शुरू हो जाती है और उस नज़ारे को देखकर फोटोग्राफर्स, कैमरामैन दीवाने हो जाते हैं। और हवा में उड़ती हुई उनकी वो स्कर्ट और मार्लिन मोनरो का वो अंदाज फैंस को पागल कर देता है। फैंस की एक्साइटमेंट अलग अलग सीमा पार कर जाती है। लेकिन जब इस सीन की गूंज जो के कानों तक पड़ी तो उसकी सब्र का बांध टूट गया। उस दिन जब मार्लिन मोनरो घर पर वापस आई तो एक बार फिर से उनके बीच बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि जो ने मार्लिन मोनरो के गाल पे तमाचा जड़ दिया। मार्लिन मोनरो could not take this. This was not done. Physical assault was not done. 6 अक्टूबर 1954 मार्लिन मोनरो ने अपने अटॉर्नी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनाउंस किया कि वो जो डिमार्शियो से मेंटल क्रूअल्टी के बेसिस पे डिवोर्स लेना चाहती हैं। जो ने अपनी गलती का एहसास किया, बहुत माफ़ी मांगी, बहुत संदेश पहुंचाए, बट नो, वो पूरी तरह मूव ऑन कर चुकी हैं। इतना मूव ऑन कर चुकी हैं कि अब उनका कहीं और अफेयर हो जाता है। एक बहुत ही मशहूर प्ले राइटर आर्थर मिलर के साथ में वो शादी कर लेती हैं। लेकिन मार्लिन की किस्मत में अभी और मुश्किलें लिखी हुई हैं। आर्थर के साथ भी उनका रिश्ता कोई अच्छा नहीं है। वहां पर भी उनको बहुत दर्द मिलता है। वो उनसे अलग हो जाती हैं और कहीं ना कहीं उन्हें आदमियों से ही विश्वास उड़ जाता है। और इस बीच वो जिसका सहारा लेती हैं वो उनकी जिंदगी के लिए लाइफ टर्निंग हो जाता है। मार्लिन मोनरो स्टार्ट्स टेकिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल। दीवानी हो जाती हैं वो। दीवानापन इतना बढ़ जाता है कि इसके एडिक्शन की वजह से उन्हें एक साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट किया जाता है। मार्लिन वहां पे चिल्लाती हैं अपने वार्ड में, मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे यहां से बाहर निकालो, लेकिन कोई उनका सुनने वाला नहीं। यह खबर जो तक पहुंचती है, जो आज भी कहीं ना कहीं दिल में मार्लिन को प्यार करते हैं। जो डिमार्शियो वहां उस वार्ड में पहुंचते हैं और उन्हें देखते ही मार्लिन कहती हैं, मेरा हीरो आ गया। लड़ झगड़ के वो मार्लिन मोनरो को साइकेट्रिक वार्ड से बाहर लेके आते हैं। लेकिन अब ये वो मार्लिन मोनरो नहीं जिसे वो प्यार करते थे। नशे की लत इस कदर हावी हो चुकी है कि वो पूरे टाइम नशे में ही डूबी रहती हैं। और उसके बाद वो खबर जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। 4 अगस्त 1962 ब्रेकिंग न्यूज, शॉकिंग न्यूज। मार्लिन मोनरो वॉज फाउंड डेड इन अ लॉस एंजलिस होम। ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से 36 साल की उम्र में मार्लिन मोनरो की जान चली गई। जो का दिल पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि मार्लिन के साथ जो प्यार की उम्मीद थी, आखिरी कड़ी जो थी, वो भी टूट गई। वो मार्लिन के फ्यूनरल में शामिल होने के लिए लॉस एंजलिस के वेस्टवुड मेमोरियल पार्क पहुंचते हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं। मार्लिन के कॉफिन को किस करते हैं और कहते हैं, आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू फॉर एवर। वहीं कॉफिन के पास खड़े हुए जो को मार्लिन से किया एक वादा याद आता है। मार्लिन ने एक दिन उनसे कहा था कि अगर मैं इस दुनिया से तुमसे पहले चली गई तो हर हफ्ते मेरी कब्र पे एक लाल गुलाब जरूर रख देना। बस फिर क्या था, उसी कब्रिस्तान के पास जो फ्लोरिस्ट था, उसे शायद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे लंबा ऑर्डर मिला जब जो ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मार्लिन की कब्र पे हर हफ्ते 2 गुलाब के फूल जाते रहने चाहिए। उसके बाद यह सिलसिला करीब 20 साल तक चलता रहा। जो को लंग कैंसर हुआ
और उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन जाने से पहले उनके आखिरी शब्द थे, फाइनली मैं अपनी मार्लिन से मिल पाऊंगा। दैट इज जो डिमाशियो एंड मार्लिन मोनरो's लव स्टोरी। यू नो, वैसे तो मैं फिल्मों का खास फैन नहीं हूँ। फिल्मों का फैन इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों ने कहीं ना कहीं रोमांटिक लव को ना बहुत ऊपर का दर्जा दे दिया है। फिल्मों में इतने सालों से देखते देखते इवन हमारे परिवार में भी हम देखें, बच्चा छोटा सा भी होता है तो कहीं किसी लड़की का हाथ पकड़ लेता है तो तेरी गर्लफ्रेंड है, तू बड़े होके शादी किस लड़की से करेगा, किस लड़के से करोगी तुम। वो इतना ज़्यादा वो तार बार 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 अड़े हुए हैं हमारे सामने कि हमें लगता है यार रोमांटिक लव तो मतलब किसी को नहीं मिला तो उसकी ज़िंदगी अधूरी है। हालांकि रोमांटिक लव के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे प्यार हैं, इनकी लेयर्स हैं जो हमको एक्सप्लोर करनी चाहिए। हाँ, फिल्मों का मैं इसलिए बोल रहा था कि मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन एक फिल्म मैं सबको रिकमेंड करूँगा रिलेशनशिप्स के मामले में जो ज़रूर देखनी चाहिए, और वो है अभिमान। ये अमिताभ बच्चन और जया जी की फिल्म है, और उस फिल्म को देखकर आपने अगर पहले भी देखी होगी फिर से देखना। अब जो मैं कह रहा हूँ उस चश्मे को लगा के उस फिल्म को देखना कि कैसे ईगो एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप को भी तबाह कर सकता है। इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज फील कहीं से कुछ सीखने को मिल जाए तो अभिमान एक ऐसी फिल्म है जिसमें आप अगर देख लें तो एक बार उस फिल्म को इस नज़रिए से देखेंगे ना कि कैसे देखो ईगो बार बार लगातार आपको वहां पे मार रहा है उस रिलेशनशिप को, आप अपने रिलेशनशिप में ईगो को नहीं आने देंगे। आपके जहन में कुछ चल रहा है? इनको माइक दो। तो वैसे तो अब मतलब मैं यहाँ पे आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में अभी तक बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं की है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये लव स्टोरी फर्स्ट टाइम कोई लव स्टोरी मेरे दिल को छू गई सीरियसली। और फिर लेकिन मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं और मेरा लव मेरे सक्सेस मतलब मेरे करियर के साथ है। ओके। तो और मैं ठहरी मारवाड़ी, तो मारवाड़ी लोग को धंधे के अलावा ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है। तो और भी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे करियर के लिए उन्होंने हमेशा विश करते, भगवान से दुआ मांगते हैं। रियली? हाँ, तो और वो रियली चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ। वाओ। तो उनको लेके और मेरी जो जर्नी है उस चीज़ को लेके मैंने एक शेर लिखा है। वाह। जो लव से तो कनेक्टेड आई गेस नहीं है कि मैं मेरी हर जबान पर खरी उतरूंगी। अच्छा, मैं मेरी हर जबान पर खरी उतरूंगी। मैं मेरा ही नहीं, मेरे लिए हर दुआ करने वालों की भी नसीब बदल दूंगी। अरे हे महादेव मेरे हाथों इतने नेक काम हो, हे महादेव मेरे हाथों इतने नेक काम हो, जब मौत आए तब हर जबान पर मेरा नाम हो। क्या बात है, हाउ स्वीट। ये आपने खुद ने लिखा है? हाँ, मैंने लिखा। कितना खूबसूरत थॉट है ये, बहुत बढ़िया। तो आप क्यों चाहती हैं ऐसी आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है मौत के बारे में बातें, और रणवीर अहलावालिया ने भी मौत ही मचा दी है हर जगह। मौत के बारे में सोचा कभी? मौत के बाद क्या होगा? हम एक्चुअली मतलब मैं जब आप क्या करना चाहती हैं? आप ऐसा क्या करेंगी लाइफ में मैं हर जगह पे अपना नाम लाने के लिए? कुछ ऐसा काम करना इंडियन होगा। पीपल्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं थाने स्टेशन में मैं जॉब करती थी, थाने स्टेशन पे? सॉरी थाने स्टेशन में नहीं, थाने में जॉब करती थी। ओके। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे गरीब लोगों को देखा जो यहाँ वहाँ, और छोटे छोटे बच्चे होते जो यहाँ वहाँ। तो मेरे को इतना बुरा लगता था उनके लिए। मैं आई वाज लाइक कि मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ, किसी ना किसी तरीके से मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। फिर तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। तो अभी मैं उसी जर्नी में लगी हुई हूँ। तो आप क्या काम कर रही हूँ? सीक्रेटली काम कर रही हो? सीक्रेटली। पर क्यों कर रहे हो सीक्रेटली काम? मत करो, पता है सबको बताओ। पता है मैं आपको बताता हूँ क्या, हमने बचपन में सुना था ये बहुत ज्यादा। अच्छा काम जब कर रहे हो, ये दान कर रहे हो, कुछ सीधे हाथ से करो, उल्टे हाथ को पता नहीं लगे। हमने यही सोचा था ना, बचपन से यही सुना था। हाँ। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल बकवास है। क्यों भाई, मैं कोई गलत काम थोड़ा ना कर रहा हूँ। मैंने तो अपनी फिलॉसफी चेंज कर दी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने जब मोहम्मद रफ़ी साहब के शोज किए ना, तो वहाँ पे हर कोई आके उनके बारे में बात करता था कि वो कितने लोगों की हेल्प करते थे। जब मैंने वो सुना तो मेरे दिल में आया कि मुझे भी लोगों की हेल्प करनी है। करेक्ट।
तो मैं कहता हूँ यार, ये जो है कि सीधे हाथ और उल्टे हाथ को पता न लगे तो खराब काम करने वालों के काम है। जो कर रहे हैं अच्छा काम, डंका पीट के बताओ सबके सामने की, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी कही हुई बात किसके दिल पे लग जाए और वो वहां से कोई अच्छा कदम उठा के अच्छा काम करना शुरू कर दे। तो अच्छे काम के बारे में बात करो। एक्चुअली इस पे मैं बोलना चाहूँगी, मेरे जो गोल्स होते हैं ना, जो मैं गोल सेटिंग होता है, जो मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि गोल सेटिंग करेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं करते। 97% लोग नहीं करते। तो 3% लोग ही होते हैं जो गोल सेटिंग करते, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। मैं मेरे जो गोल सेट करती हूँ, जो मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है, वो गोल्स को मैं पब्लिश कर देती हूँ। वेरी गुड। ताकि मैं जो पीछे जाने का रास्ता है वो मैं बंद कर देती हूँ। राइट। तो मैं गोल एक बताना चाहूंगी कि 2028 तक वैसे तो एक अच्छी लाइफ मैं मेरी मम्मी को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके इतना मतलब मेरे को एक अच्छी लाइफ दी है। तो मैं उनको बैक बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी जिस चीज़ पे हाथ रखे वो उनकी हो जाए। क्या बात है। तो 2028 तक मुझे वो अचीव करना है। ओके। तो ये मेरा गोल है। ठीक है। तो एक रहता है कि आइडियाज जो रहते वो शेयर किए जाते हैं, लेकिन सीक्रेट शेयर नहीं किया जाता। अच्छा, ओहो क्या बात है। चलिए हम आपके लिए ये दुआ करते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं और जो लोग देख भी रहे हैं, कि आपने जो सोचा है अपनी माँ के लिए, आपने सोचा है जो कुछ जल्दी हो, 28 से पहले हो जाए। 28 तक वेट क्यों करना, ठीक है। चलिए आपके लिए, आपका नाम क्या है? काजल। काजल के लिए जोरदार ताली। थैंक यू, थैंक यू। Couple of days.